हेलो क्लास 12th के स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बच्चे बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी जो है क्लास 12th के लिए वो बहुत ही बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। हमने क्लास 12th की पढ़ाई चालू कर दी है, ठीक है? तो एकदम ध्यान से पढ़ते रहिए। जो मैं पढ़ा रहा हूँ एकदम नोट्स बनाते चले। वैसे भी अगर मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़े नहीं हैं तो जल्दी से जाकर जुड़ लीजिए। वहाँ पर अगर आप ज्वाइन कीजिएगा तो वहाँ पर आपको प्रॉपर नोट मिलेगा जहाँ से आप रिविज़न कर सकते हो आपका बहुत अच्छे ढंग से, ठीक है? तो चलिए आज के इस टॉपिक में हम लोग क्रिस्टल लैटिस और लैटिस पॉइंट, यूनिट सेल, ये सभी चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, मेरा नाम है विजेतानंद और आप देख रहे हैं आप ही का चैनल एकलव्य वाटिका। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टल लैटिस, लैटिस पॉइंट, यूनिट सेल, यही चीज़ों के बारे में बात होने वाली है, ठीक है बच्चों? चलिए, तो क्रिस्टल लैटिस क्या होता है? यहाँ पर आप देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर। इसमें क्या है कि जो पहले आप इसको मत देखिए, अभी हम खुद से बना रहे हैं, उसको आप देखिए। तो देखिए यहाँ पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में बना रहा हूँ 2 3 4, फिर यहाँ पर 1 2 3 4, फिर इसके ऊपर 1 2 3 4, फिर इसके बीच में 1 2 3 4। अब यहाँ पर हम इसको हाइपोथेटिकल लाइन से जोड़ेंगे, तभी तो इसके ज्योमेट्री के बारे में बहुत अच्छे से हम समझ पाएंगे। अगर हाइपोथेटिकल लाइन से नहीं जोड़ेंगे तो भाई साहब इसके ज्योमेट्री के बारे में नहीं समझ पाएंगे। अगर इसको हाइपोथेटिकल लाइन से नहीं जोड़ेंगे तो इसका डायगोनल कितना है, इसमें जो एज लेंथ होगा वो कितना होगा, इसके एज लेंथ के बीच में एंगल कितना बनेगा, एंगल कितना डिग्री का बनेगा, ये सब नहीं पता कर पाएंगे। तो इस सभी को पता करने के लिए हमको एक हाइपोथेटिकल लाइन से ये सारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को जोड़ना पड़ेगा। मान के चलिए ये सारा जो अरेंजमेंट है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का किसी सॉलिड में है, तो इस तरह से हम उसके ज्योमेट्री के बारे में समझ नहीं पाएंगे। तो इसके ज्योमेट्री को समझने के लिए सभी को हमको क्या करना होगा? हाइपोथेटिकल लाइन से हमको जोड़ना पड़ेगा। और जैसे ही हम इसको हाइपोथेटिकल लाइन से जोड़ेंगे तब जाके इसके ज्योमेट्री को हम बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। जैसे इस तरह से हम इसको जो है हाइपोथेटिकल लाइन से जोड़ देंगे, इस तरीके से, ठीक है? इस तरीके से हम इसको जोड़ देंगे, ठीक है? इस तरह से हम इसके जोड़ेंगे तो इसके ज्योमेट्री के बारे में समझना परखना हम लोग के लिए क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। इस तरह से हम इसको हम कनेक्ट कर देंगे, जिससे हमारा क्या बन रहा है? अब देखिए यहाँ पर एक क्यूब बना, फिर इसके बाद भी क्यूब बनेगा, फिर इसके बाद भी क्यूब बनेगा। वही चीज़ तो यहाँ पर दे रखी है बच्चों। क्या किया? ये सारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को हम एक हाइपोथेटिकल लाइन से, एक इमेजिनरी लाइन से जोड़ दिए हैं, जिसके बाद हम लोग क्या करेंगे? उसके ज्योमेट्री को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। वही चीज़ यहाँ वहाँ है। यही ये देखिए, ये जो दिख रहा है ना, क्यूब फिर क्यूब फिर क्यूब फिर क्यूब, ऐसा नहीं कि 4 ही क्यूब, बहुत सारे क्यूब होंगे, तब इसको क्रिस्टल लैटिस बोला जाता है। एक बार हम समझ लेते हैं क्रिस्टल लैटिस क्या होता है। क्रिस्टल लैटिस इज अ 3D अरेंजमेंट ऑफ द लैटिस पॉइंट टू फॉर्म अ लार्ज सॉलिड। अब क्रिस्टल लैटिस समझने से पहले हमको लैटिस पॉइंट समझना होगा कि लैटिस पॉइंट क्या है। भाई साहब मैंने आपको अभी बता दिया कि लैटिस पॉइंट क्या होता है। ये जो देख रहे हो ना, ये है लैटिस पॉइंट। अब ये लैटिस पॉइंट जानते हो? ये लैटिस पॉइंट या तो हमारा एटम हो सकता है, नहीं तो आयंस होगा, और नहीं तो मॉलिक्यूल्स हो सकता है, ठीक है? समझ में आया? यानी ये कॉर्नर पर जो देख रहे हो वो एटम है, आयंस भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का सॉलिड है ये। अगर आयनिक सॉलिड होगा तो आयंस होंगे उसमें, मॉलिक्यूलर सॉलिड होगा तो मॉलिक्यूल्स होंगे, और हमारा कोवेलेंट सॉलिड होगा तो एटम्स होंगे, मेटेलिक सॉलिड होगा तब पर भी एटम्स होंगे। गॉट इट बच्चों? समझ में आना चाहिए ये बात। तो ये सारे जो हैं क्या है? लैटिस पॉइंट है। अब हम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स नहीं बोलेंगे, अब हम एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स नहीं बोलेंगे, अब हम बोलेंगे लैटिस पॉइंट, ठीक है? याद रखिएगा, अब हम नहीं चिल्लाने वाले हैं ये एटम्स यहाँ पर होंगे, मॉलिक्यूल्स यहाँ पर होंगे, आयंस यहाँ पर होंगे। अब हम बोलेंगे भाई यहाँ पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, सॉरी यहाँ पर लैटिस पॉइंट है, ठीक है? लैटिस पॉइंट अब मैं बोलूँगा, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एटम, मॉलिक्यूल्स, आयंस नहीं बोलने वाला, ओके? तो क्रिस्टल लैटिस क्या होता है कि 3D अरेंजमेंट होता है। लैटिस पॉइंट को अगर हम रखेंगे एक रेगुलर मैनर में और उस सारे लैटिस पॉइंट को हम 3D तरह से हम कनेक्ट कर दे, वो सारे लैटिस पॉइंट का अगर अरेंजमेंट 3D हो जाए
3 डायमेंशनल अरेंजमेंट हो जाए वो सारे लैटिस पॉइंट का, तब वो बहुत सारे लैटिस पॉइंट मिलकर एक लार्ज सॉलिड, एक बहुत बड़ा सॉलिड बनाते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। एक बार और बता देता हूं बच्चों, क्या होता है कि बहुत सारे लैटिस पॉइंट आपस में मिले रेगुलर मैनर में, और उसके बाद वो सारे लैटिस पॉइंट अगर 3 डायमेंशनल में एक दूसरे से जुड़ गए, 3 डायमेंशन में एक दूसरे से जुड़ गए, और जुड़ते जुड़ते बहुत सारे जो है यूनिट सेल बना दिया। अभी यूनिट सेल भी आने वाला है, अभी यूनिट सेल भी आने वाला है, ठीक है। तो बहुत सारे हमारे क्रिस्टल, बहुत सारे हमारा लैटिस पॉइंट आपस में मिले, 3D अरेंजमेंट बनाए, और तब जाके जुड़ते गए, और तब जाके हमारा एक लार्ज सॉलिड बन गया, एक बड़ा सॉलिड बन गया, जिसे हम क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं बच्चों। ओके, घुस गई होगी दिमाग में। अब नेक्स्ट बात करते हैं, इसके प्रॉपर्टीज पर थोड़ा ध्यान देते हैं। यहां पर लैटिस पॉइंट, यहां पर देख रहे हो, ये जो लैटिस पॉइंट है, ये एटम्स मॉलिक्यूल्स आयंस हो सकते हैं, ये आपको पहले ही बता दिया मैंने। अब दीज लैटिस पॉइंट, एलपी का मतलब होता है लैटिस पॉइंट, दीज लैटिस पॉइंट आर ज्वाइंट टुगेदर बाय इमेजिनरी लाइंस टू विजिबल प्रॉपर ज्योमेट्री। अब ये भी बात मैंने आपको पहले बता दिया कि ये सारे लैटिस पॉइंट एक दूसरे से जो कनेक्टेड हैं, वो कौन से लाइन से कनेक्टेड है, एक इमेजिनरी लाइन से कनेक्टेड है, जिससे हम ये सारे क्यूब्स का या यूनिट सेल का उसके अंदर जो सॉलिड होंगे, और वो जो सॉलिड होगा उसके अंदर जो ये यूनिट सेल बन रहा है, उसका जो एज लेंथ है, वो सारे के बीच में कितना एंगल बन रहा, तो उसके प्रॉपर्टीज के बारे में समझना, उसके ज्योमेट्री को समझना आसान हो जाता है इससे। ओके, इतना आई थिंक आपको बात समझ में आ गया होगा। तो अब हम बात कर लेते हैं यूनिट सेल क्या होता है। तो देखिए बच्चों, यूनिट सेल समझने से पहले एक बात मैं आपको बता देता हूं। आप दीवाल देखे हैं ना, दीवाल में क्या होता है, दीवाल किस चीज से मिलके बना होता है, ईंट से मिलके बना होता है कि नहीं होता। बहुत सारे ईंट होते हैं, जैसे यहां पर आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूं, दीवाल ना, वॉल जो होता है, देख रहे हो, ईंट ईंट ईंट, बहुत सारे ईंट है ना यहाँ पे। तो बहुत सारे जो ईंट है, अगर एक ईंट की बात करें तो वो यूनिट सेल हो गया। आया बच्चों समझ में, एक ईंट की बात करें यहाँ पर तो वो यूनिट सेल हो गया। बस वही बात यहाँ पर है। अगर हम यहाँ पर बात करें वही चीज, अगर हम ये तीनों को मिटा दें, अगर हम इस तरह से ये तीनों को मिटा दें, ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर एक क्यूब बना, तो यही तो है भाई साहब यूनिट सेल। क्रिस्टल लैटिस जो अभी मैंने बताया, क्रिस्टल लैटिस जो होता है वो किस चीज से रिपीट हो रहा है, क्रिस्टल लैटिस में रिपीटिंग पॉइंट क्या है, यूनिट सेल ही तो है। यानी एक क्रिस्टल लैटिस जो होता है वो किस चीज से मिलके बना है, यूनिट सेल से मिलके बना है। वैसे अगर बात करें तो हमारा लैटिस पॉइंट से मिलके बना है, लेकिन अगर उसके और आगे जाए तो यूनिट सेल से मिलके बना है। देख सकते हो, डेफिनेशन भी वही बोल रहा है, स्मॉलेस्ट 3D रिपीटिंग यूनिट ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस। किसी क्रिस्टल लैटिस में 3D यूनिट जो बार बार रिपीट हो रहा है उसी को यूनिट सेल बोलते हैं। जिस तरह से दीवार में ईंट बहुत सारे ईंट रिपीट हो रहे होते हैं ना, दीवार क्या ईंट से ही मिलके बना है, क्या एक ही ईंट से मिलके बना है, बहुत सारे ईंट से मिलके बना है। तो एक ईंट, फिर दूसरा ईंट, फिर तीसरा ईंट, चौथा ईंट, पांचवा ईंट, छठा, सातवां, आठवां, तो ये ईंट क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ भी जो है ना, एक यूनिट सेल क्या होता है, एक रिपीटिंग यूनिट होता है क्रिस्टल लैटिस में। क्रिस्टल लैटिस में यूनिट सेल होंगे, फिर यूनिट सेल, फिर यूनिट सेल, ऊपर यूनिट सेल, नीचे यूनिट सेल, दाएं बाएं, ठीक है, हर जगह यूनिट सेल होते हैं, तब जाकर एक क्रिस्टल लैटिस बनता है बच्चों। समझ में आया? ओके। तो स्मॉलेस्ट 3D रिपीटिंग यूनिट ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल लैटिस का वो 3D रिपीटिंग यूनिट, सबसे छोटा 3D रिपीटिंग यूनिट ही यूनिट सेल हमारा कहलाता है। जिस तरह से वॉल में ईंट रिपीट हो रहा होता है, उसी तरह से ये यूनिट सेल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यूनिट सेल के अगर प्रॉपर्टीज की बात करें तो कैसा होगा प्रॉपर्टीज, तो आप देख लीजिए, ये है यूनिट सेल, एक क्यूब तरह का। अब एक बात और आगे बताएंगे कि भाई साहब यूनिट सेल सिर्फ क्यूबिक ही नहीं होता है, बहुत तरह के यूनिट सेल होते हैं। 7 तरह के यूनिट सेल हमको पढ़ने अभी जस्ट आने वाला है, ठीक है। टेट्रागोनल होते हैं,
मोनोक्लिनिक होते हैं, रोम्बोहाइड्रल, बहुत तरह के होते हैं जो भी हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसा मत कहिएगा कि ये जो यूनिट सेल होता है सर क्यूबिक ही होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए ये जो यूनिट सेल दिख रहा है आपको, इसमें जो ये लाइंस है, इमेजिनरी लाइंस जो मैंने आपको बताया, ये हाइपोथेटिकल लाइन जो है ये जो है ना, ये इसको हम ए मान लेते हैं। और ये जो देख रहे हैं ये जो हाइट है ना, ये हाइट को हम ए मान लिए। अब देखिए ये जो ये लेंथ है, लेंथ को हम बी मान लिए। और यहाँ पर जो देख रहे हैं विड्थ जो देख रहे हैं वो, उसको हम क्या मान लिए, उसको हम सी मान लिए। बस मानने की बात है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे यूनिट सेल के पैरामीटर्स के बारे में, तो यहाँ पर यूनिट सेल का जो एज होता है, पैरामीटर्स होता है, वो कितने होते हैं, 3 पैरामीटर्स होते हैं, 3 एज लेंथ होते हैं। ए बी सी हम मान लिए हैं उसको। ओके, अगर हम इसके बॉन्ड एंगल्स की बात करेंगे, इसके एक्सियल एंगल की बात करेंगे, तो वो क्या होगा, एंगल क्या, देखिए ए और बी देख रहे हैं, यहाँ पर ए है ना, एज लेंथ ए है, और यहाँ पर एज लेंथ बी है। और एज लेंथ ए और एज लेंथ बी के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कैसा एंगल बन रहा है, वो गामा एंगल बन रहा है, देख रहे हो, गामा। अब देखिए ये देखिए ए और सी, देख रहे हो, ए और सी ये सेम प्लेन में है, इसी तरह ऐसा दिख रहा है। लेकिन अगर बात करो ए और सी, उसके बीच में जो एंगल बन रहा है उसको हम बीटा बोल दिए हैं। क्या बोल दिए हैं, बीटा बोल दिए हैं। कोई दिक्कत, ए और देखिए ए और बी के बीच में जो एंगल बना है उसको गामा बोल दिए हैं। अब देखिए ए और सी के बीच में जो एंगल बना है उसको हम, ए और सी के बीच में एंगल बना उसको बीटा बोल दिए हैं। अब देखिए ए और बी तो हो ही गया, ए और सी भी हो ही गया। अब बच कौन गया, अब बच गया ये, अब बच गया बी और सी, ए बी हो गया, ठीक है, उसके बाद ए सी भी हो गया। अब बच गया क्या, बी और सी, और बी और सी देखिए, बी और यहाँ पे सी, ये बी सी, इस तरह से उसके बीच में जो एंगल बनेगा उसको अल्फा बोलेंगे। इस बात को याद रखिएगा बच्चों, इस बात को याद रखिएगा। ए बी जो है, ए बी के बीच में गामा एंगल, ए सी के बीच में बीटा एंगल, और बी सी के बीच में अल्फा एंगल बन गया है यहाँ पर। कोई दिक्कत, और यहाँ पर हमको यह भी पता चल गया कि ये जो यूनिट सेल होता है उसमें 3 टाइप के एंगल हो सकते हैं, अल्फा बीटा गामा, इसको मान लिए हैं। ठीक है, यहाँ पर यह बात समझ में आ गया, तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हो। उसके बाद हम आगे पढ़ रहे हैं। तो देखिए बच्चों, अब हम देखेंगे यूनिट सेल के कितने टाइप होते हैं, कितने टाइप के यूनिट सेल हो सकते हैं। देखिए यूनिट सेल के 2 टाइप होते हैं, पहला है प्रिमिटिव यूनिट सेल, दूसरा है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल वो होता है कि वैसा यूनिट सेल जिसमें 8 लैटिस पॉइंट जो है, उस यूनिट सेल के सभी 8 कॉर्नर्स पर अगर 8 लैटिस पॉइंट है तो इस तरह के यूनिट सेल को हम प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं। एग्जाम्पल से आप समझिएगा, ये पहला कॉर्नर, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरीके से आप बना सकते हो। ठीक है, समझ में आ जाएगा। देखिए आप इस तरह से आप कनेक्ट कर सकते हो। अब देखिए, अब क्या है कि अगर लैटिस पॉइंट यहाँ भी हो, यहाँ भी हो, यहाँ भी हो, यहाँ भी हो, यहाँ, 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 यहाँ। अब एक क्यूब में कितने कॉर्नर होते हैं, 8 कॉर्नर होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर लैटिस पॉइंट ये सभी एक क्यूब के, यानी एक यूनिट सेल के सभी कॉर्नर पर अगर लैटिस पॉइंट हैं, तो इस तरह के यूनिट सेल को हम प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं। एक बात याद रखिएगा, ये जो यूनिट सेल है, ये जो यूनिट सेल आप देख रहे हैं, इस यूनिट सेल के कॉर्नर पर ही लैटिस पॉइंट होंगे और कहीं भी लैटिस पॉइंट देखने को नहीं मिलेगा। याद रखिए, मेरे बातों को गौर कीजिए, तभी बुझाई, नहीं तो नहीं बुझाई, कि ये ऐसा यूनिट सेल है जिसमें कॉर्नर पर ही लैटिस पॉइंट है और कहीं भी लैटिस पॉइंट नहीं है। तो अगर इस तरह का यूनिट सेल है तो इसको प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलते हैं। ठीक है, या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल भी इसको बोला जाता है बच्चों।
घुसी दिमाग में बात, बतिया को दिमाग में घुसाते चढ़िए। अब आगे बात करते हैं। एक तो हो गया यूनिट सेल का टाइप, एक प्रिमिटिव यूनिट सेल तो हम देख लिए, इसका कोई भी टाइप नहीं होता, एकदम ऐसा ही है। दूसरा है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल में 3 टाइप हो गए यहाँ पर। अब एक और है जो मैं भी बताऊंगा। अब पहला है बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल। अगर हम बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल के बारे में देखें तो भाई साहब बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल में क्या होता है कि देखिए देखिए आप उसी तरीके से बनाते चलिए और समझते चलिए। ये रहा, इस तरीके से आप डायग्राम बनाते चलिए जिससे आपको बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आते चलेगा। ठीक है, मुझको पिया। हाँ, ये देखिए अब क्या है कि बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल वो क्यूबिक सेल या वो यूनिट सेल होता है जिसके कॉर्नर पर 8 लैटिस पॉइंट तो होंगे ही होंगे। कॉर्नर पर 8 लैटिस पॉइंट तो होना ही होना है। अब कॉर्नर पर याद रखिए, कॉर्नर पर 8 लैटिस पॉइंट, एलपी बोले तो 8 लैटिस पॉइंट कॉर्नर पर तो होंगे ही होंगे, और 1 लैटिस पॉइंट बॉडी पर भी होगा, यानी सेंटर में भी होगा। समझ में है? यहां पर ये एकदम बीचों बीच सेंटर में। ये जो यूनिट सेल है, जैसे आप जहां से मेरा वीडियो देख रहे हो वो एक रूम तो होगा ही होगा। अब जिस रूम में आप देख रहे हो, अब एक रूम को ध्यान दो आप, उस रूम में कितने सारे कॉर्नर्स है, एक वहाँ एक कॉर्नर, 2 कॉर्नर, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8 कॉर्नर्स है ना। आप जो घर में, आप जो रूम में मेरा वीडियो देख रहे हो उसमें 8 कॉर्नर है, 8 कोना है। अब 8 कॉर्नर पर लैटिस पॉइंट होंगे, और एक बीच में भी, आप जहां पर से मेरा वीडियो देख रहे हो, जहां पर आपका बेड होगा उसके जस्ट साइड आ जाओ तो एकदम मिडिल होगा, यानी उस रूम का अगर मिडिल आप बात करो, एकदम मिडिल में अगर एक और लैटिस पॉइंट है तो इस तरह का जो यूनिट सेल होगा उसको हम बोलेंगे क्या, उसको हम बोलेंगे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल या बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अब यहाँ से इस वाले लैटिस पॉइंट से इस वाले लैटिस पॉइंट से इस वाले लैटिस पॉइंट से इस वाले लैटिस, इस वाले, इस वाले, इस वाले और इस वाले से, सभी से इसका डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। वो वाले कॉर्नर से उस मिडिल वाले लैटिस पॉइंट को देखो, डिस्टेंस है, वहाँ से डिस्टेंस है, वहाँ से डिस्टेंस है, वहाँ से डिस्टेंस, चारों तरफ से 4, मतलब चारों नहीं 8 कॉर्नर से 8, जितने भी 8 कॉर्नर से, सभी कॉर्नर से जो मिडिल वाला लैटिस पॉइंट है उसका क्या है, डिस्टेंस सेम है। तो इस तरह का जो यूनिट सेल होगा उसको क्या बोलेंगे हम, बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल में क्या होता है, 8 यूनिट सेल के 8 कॉर्नर पर लैटिस पॉइंट होते हैं, उसके साथ साथ उस यूनिट सेल के बीच में, मिडिल में, सेंटर में भी एक लैटिस पॉइंट होगा। तो इस तरह के यूनिट सेल को हम क्या बोलेंगे, बीसीसी बॉडी सेंटर्ड। एक बात लिखना भूल गया कि इसके सेंटर में भी एक लैटिस पॉइंट होंगे। कोई दिक्कत? तो आपको बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल समझ में आया, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, ये बात समझ में आया। अब हम बात करेंगे एफसीसी फेस सेंटर्ड। इसको मिटा देता हूं, अगर आप नहीं लिखे होंगे तो पीछे जाकर आप लिख सकते हैं। फेस सेंटर्ड को समझने की कोशिश करते हैं, तो वही बात आप करिए, लैटिस पॉइंट इस तरह से आप बनाइए। हाँ हई अहई ओई होई, इस तरीके से आप बनाते रहो। ठीक है, ये सारा इमेजिनरी लाइंस है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। ओके, अब यहां पर 8 कॉर्नर्स पर लैटिस पॉइंट आप रख दो, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 8 कॉर्नर्स पर लैटिस पॉइंट आ गए। अरे भाई साहब, एक क्यूब में आप मैथमेटिक्स अगर पढ़ते होगे, बच्चे से पढ़ते आ रहे होगे, मैथमेटिक्स में आपने क्यूब के बारे में पढ़ा होगा, और क्यूब में कितने सारे फेसेस होते हैं, बताओ भाई साहब, एक क्यूब में कितने फेस होते हैं भाई साहब? एक क्यूब में 6 फेसेस होते हैं। ठीक है, एक क्यूब में 6 फेस होते हैं। जैसे आपका एक रूम है, एक तरह से क्यूब है, एक उधर से फेस हो गया, एक उसके सामने 2, एक ऊपर 3, एक नीचे 4, और एक इधर 5 और एक इधर 6 हो गया ना। तो एक क्यूब में 6 फेसेस होते हैं।
तो यहाँ भी 6 फेसेस हैं। तो भाई साहब एफसीसी कहने का एकदम सीधा सा मतलब है फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, यानी कॉर्नर्स पर 8, देखिए कॉर्नर पर 8 लैटिस पॉइंट तो होंगे ही होंगे, उसके साथ साथ फेसेस यानी वो क्यूब जो है, यानी वो जो यूनिट सेल है, अभी तो हम क्यूबिक यूनिट सेल ही पढ़ रहे हैं तो क्यूब का ही बात कर रहे हैं, तो फेसेस पर भी 6 लैटिस पॉइंट होंगे, सभी फेसेस पे एक एक लैटिस पॉइंट होंगे। तो इस तरह का जो यूनिट सेल होगा उसको क्या बोलेंगे? फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, दोनों बोल सकते हो, उसमें से कोई एक। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक लैटिस पॉइंट यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ पे हो जाएगा, एक यहाँ, एक यहाँ। ठीक है, अब ये देखिए ये ऊपर वाला है तो एक इसके पीछे वाला, ठीक है, एक ये देखिए ये नीचे है तो ये इसके सामने वाला, एक यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 6 हो गया। अरे भाई साहब जाहिर सी बात है, जिस रूम में आप बैठे हुए हो ना वो एक क्यूब के तरह लग रहा है, आप एक छत पे घुसा दो लैटिस पॉइंट, एक छत पे घुसा दो, एक छत के नीचे घुसा दो, एक इस इधर वाला जो दीवार होगा उसमें घुसा दो, एक इधर वाला दीवार होगा उसमें घुसा दो, 4 हो गए। एक इधर वाला दीवार होगा इसमें घुसा दो और एक सामने वाला दीवार होगा उसमें घुसा दो, हो गए अच्छे। वही बात यहाँ पर है, ये 2D में दिख रहा है ना, इसी की वजह से आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, एक ही प्लेन है ना ये, इसी के लिए एक ऊपर में, एक नीचे में, एक सामने में, एक पीछे में, एक इधर से और एक इधर से। 6 फेसेस पे लैटिस पॉइंट आ गए और कॉर्नर पर तो लैटिस पॉइंट थे ही पहले से, तो 8 लैटिस पॉइंट कॉर्नर्स पे और 6 लैटिस पॉइंट फेसेस पे अगर आ जाएंगे तो इस तरह का जो यूनिट सेल होगा बच्चों वो होगा फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल या फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। दिमाग में बतिया घुस रही होगी आई थिंक। चलिए ये समझ में आ गया, तो नेक्स्ट हम देखते हैं ईसीसी, यानी ईसीसी बोले तो इंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल। इंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल को समझने के लिए हम इसको मिटा लेते हैं, ज़्यादा हम लोग बकवास नहीं करेंगे क्योंकि आपको भी पता है और आप भी समझ चुके हो यहाँ पर सारा बात। ठीक है, ये यूनिट सेल है जिसमें कॉर्नर्स पर 8 लैटिस पॉइंट पहले से हमने फिट करके रखे हुए हैं। अब बताऊंगा कि कॉर्नर पे यानी यूनिट सेल के कॉर्नर पर 8 लैटिस पॉइंट तो है ही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ईसीसी बोल रहा है यानी इंड सेंटर्ड, यानी इंड सेंटर बोले तो अपोजिट फेसेस पे अगर एक लैटिस पॉइंट आपने रखा हुआ है तो उसको हम बोलेंगे ईसीसी इंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल। नहीं समझ में आया तो एक लैटिस पॉइंट को पकड़िए कहीं से और जाके छत पे घुसा दीजिए, इस तरह से छत के ऊपर डाल दीजिए, तो छत का उल्टा क्या हो जाएगा? नीचे। तो एक अगर छत में घुसा दिए तो एक जमीन में घुसाना पड़ेगा, तो छत भी एक फेस है और जमीन भी एक फेस है। तो अपोजिट फेसेस में आपको जो है लैटिस पॉइंट लगाने हैं। अगर आप छत में लगाना नहीं चाहते हैं, आपका हाइट छोटा है, तब आप सामने इस दीवार में लगा सकते हो। अगर आप इस दीवार में लगा दिए यानी इस फेस में लगा दिए तो दूसरा इस फेस में लगा दो। ठीक है, 8 लैटिस पॉइंट तो कॉर्नर्स पर होंगे ही होंगे, और उसके अलावा अगर आप अपोजिट फेसेस पे अगर लगा दे रहे हो लैटिस पॉइंट तो उसको इस तरह के यूनिट सेल को हम ईसीसी इंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल या इंड सेंटर्ड यूनिट सेल बोलेंगे। ठीक है, अच्छा एक और होता है जिसको आप लिख लो, एज सेंटर्ड क्यूबिक सेल। अगला है एज सेंटर्ड क्यूबिक सेल। अब एज सेंटर्ड क्यूबिक सेल भी बहुत आसान है, इसको भी मैं हटाता हूं, ट्विंग हट जा भाई। ठीक है, ये यूनिट सेल में कॉर्नर्स पे 8 तो हमने सजा के रखे हैं। उसके साथ साथ एज क्या होता है? हाइपोथेटिकल लाइंस होता है एज। ये देख रहे हो ये क्या है? ये भाई साहब यही तो एज है, एक यूनिट सेल का यही एज है। तो एज कितने होते हैं गिन के बताओ भाई साहब, एक क्यूब में कितने एज होते हैं? गिनो, अपने रूम में हो ना, रूम में गिनो, 1 2 3 4, हमको तो पता है, मैं ऐसे ही गिन रहा हूं, 5 6 7, फिर उधर से गिनो 8 9 10 11 एंड 12। नहीं आया समझ? तो देखो, चलो भाई साहब ये देखो, एक ये हुआ, 1 2 3 4, ये 5, ठीक है, फिर ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10,
ये 11, ये 12 हो गया भाई साहब। यानी एक क्यूब में कितने एज होते हैं? 12 एज होते हैं, याद रखिएगा। ये क्यूब में जो होता है 12 एजेज होते हैं। अब एजेस पे एक एक मतलब एक तो कॉर्नर पर रख ही दिए सभी 8 कॉर्नर्स पे। अगर 8 कॉर्नर्स पे 8 कॉर्नर पर अगर लैटिस पॉइंट आ जाता है और उसके साथ साथ सभी एजेस पे 12 एजेज पे अगर 12 लैटिस पॉइंट आ जाते हैं तो इस तरह का जो यूनिट सेल होगा इसको एज सेंटर्ड क्यूबिक सेल बोलेंगे। अभी तो इसको नहीं पढ़ना है, जब हम लोग वॉइड्स पढ़ेंगे ना, वॉइड्स, तब हम इसको डिस्कशन करेंगे बहुत अच्छे से। अब तो एक एक यहाँ पर भी रख दो, एक यहाँ, एक यहाँ, ठीक है, फिर एक यहाँ, 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 सभी एजेस पे रख दो तो वो क्या हो गया? इस तरह के यूनिट सेल को हम एज सेंटर्ड यूनिट सेल या एज सेंटर्ड क्यूबिक सेल बोलते हैं। तो ये सारे तरह का हमने यूनिट सेल पढ़ लिए हैं, तो इसको आप जल्दी से पहले नोट कर लो, उसके बाद आगे हम पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने अभी क्या देखा? हमने देखा कि सबसे पहले लैटिस पॉइंट क्या हुए। सबसे पहले लैटिस पॉइंट बहुत सारे आए और वो लैटिस पॉइंट 3D में रेगुलर तरीके से अरेंज हुए और रेगुलर तरह से अरेंज हुए लैटिस पॉइंट क्या बनाए? यूनिट सेल बना के दिए। और यूनिट सेल भी जो है 3D अरेंजमेंट में रेगुलर अरेंज हुए, तब ये हमको क्रिस्टल लैटिस बना के दिए। क्या बना के दिए? क्रिस्टल लैटिस बना के दिए। और क्रिस्टल लैटिस बहुत रेगुलर अरेंज हुए, तब वो हमको एक क्रिस्टलाइन सॉलिड बना के दिए। ओवरऑल पढ़ तो हम क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर ही, तो अभी क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में ही तो पढ़ रहे हैं। तो पहले लैटिस पॉइंट बहुत सारे आए, वो 3D मैनर में अरेंज हुए तो यूनिट सेल बनाए। यूनिट सेल 3D में अरेंज हुए रेगुलर तरीके से तो क्रिस्टल लैटिस बनाए, और क्रिस्टल लैटिस रेगुलर तरीके से अरेंज हुए तो क्रिस्टलाइन सॉलिड एक हमको बना के दिए। तो इस तरह से था ना, तो इसको आप जल्दी से नोट कर लो भाई। अगर आपने नोट कर लिए हैं तो भाई साहब बहुत बढ़िया है। पहले उसके बाद हम लोग जो है बहुत सारा चीज़ अभी देखने वाले, पहले इसको नोट कर लो भाई। देखिए बच्चों, अब हम देखेंगे कि भाई यूनिट सेल जो होते हैं ना वो कितने टाइप के होते हैं, ये तो हमने देख लिए। लेकिन क्या वह यूनिट सेल सिर्फ क्यूबिक ही हो सकता है स्ट्रक्चर में? उसका स्ट्रक्चर जो है यूनिट सेल का वह सिर्फ क्यूबिक ही हो सकता है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 7 तरह के यूनिट सेल मिल सकते हैं हमको। एक क्यूबिक तो हमने अभी देखा ही, क्यूबिक हो सकते हैं, टेट्रागोनल हो सकते हैं, ऑर्थोरोम्बिक हो सकते हैं, हेक्सागोनल हो सकते हैं, ट्राइगोनल हो सकते हैं, मोनोक्लिनिक हो सकते हैं और ट्राइक्लिनिक हो सकते हैं। 7 तरह के यूनिट सेल हो सकते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें तो, जिसमें हम क्यूबिक तो करके बता ही दिए आपको, ठीक है। देखिए अब क्यूबिक का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पर कुछ इमेजेस आपको मैं दिखा देता हूँ जिससे आपको कुछ आइडिया लग जाएगा। देखिए यहाँ पे जो है ना क्यूबिक इस तरह से दिखता है, ठीक है। अगर टेट्रागोनल की बात करें तो देखिए टेट्रागोनल इस तरीके से दिखता है, दिख गया ना। फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट, वो ऑर्थोरोम्बिक कुछ इस तरीके से दिखता है, ऑर्थोरोम्बिक कुछ इस तरीके से दिखता है। हेक्सागोनल जानते हो, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर मैंने कल बताया था पिछले लेक्चर में, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है, तो हेक्सागोनल आपको पता ही होगा। फिर भी अगर नहीं पता तो ये स्ट्रक्चर आप दे सकते हो ग्रेफाइट का, दिखा। ट्राइगोनल की बात करें तो ट्राइगोनल कुछ इस तरीके से दिखता है, दिख रहा है ना बच्चों, मजा आ रहा है, ठीक है। मोनोक्लिनिक की बात करें तो मोनोक्लिनिक कुछ इस तरीके से दिखता है, दिखा। अब लास्ट है ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक की बात करें तो वो कुछ इस तरीके से दिखता है। सारा स्ट्रक्चर आपको पता चल गया। तो इतने तरीके से स्ट्रक्चर बन सकता है, मतलब इतने तरह से जो है यूनिट सेल हमको दिख सकते हैं स्ट्रक्चरली अगर बात करें तो। ओके, पॉसिबल वेरिएशंस जो है, पहले हम इसको अभी थंब करते हैं, आगे हम बात करते हैं। ये जो क्यूबिक सेल होता है इसमें जो एंगल्स होते हैं यानी एज लेंथ जो होते हैं, एंगल्स की बाद में बात करेंगे, पहले एज लेंथ की बात करते हैं। A B C जो हमने माना था वो तो आपको याद ही होगा। तो उसमें A
बी सी तीनों का जो लेंथ होता है वो इक्वल होता है। समझ में आया? जैसे वैसे भी अगर क्यूब की बात करें तो सभी का जो लेंथ होता है वो तो बराबर ही ना होता है बच्चों, घुसी दिमाग में। हाँ, तो ये बात तो आई थिंक आपको पता चल ही गया होगा। अब एक्सियल एंगल की बात करें या उसको हम बॉन्ड एंगल भी बोलते हैं, बॉन्ड एंगल की बात करें तो अल्फा इजकल टू बीटा इजकल टू गामा, यानी अल्फा बीटा गामा तीनों जो है ना 90 डिग्री का एंगल बनाता है। किधर बता दूं? ये देखो, इधर बता देता हूं, दिख रहा है ना? यहाँ पे देखो, ये जो अगर ये क्यूबिक सेल है, यूनिट सेल, यहाँ पर जो एंगल होगा ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। तो ये बात होती है हमारे क्यूबिक यूनिट सेल में, ठीक है। अल्फा बीटा गामा तीनों 90 डिग्री के इक्वल होता है। अब अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें तो सोडियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड, कॉपर, ये उसका एग्जांपल होता है। नेक्स्ट बात करें टेट्रागोनल की, तो टेट्रागोनल क्या होता है बच्चों कि टेट्रागोनल में अगर बात करें तो उसका एज लेंथ जो है ए बी बराबर होता है, ए और बी बराबर होता है, लेकिन बी सी के बराबर नहीं होता है, यानी सी बी के बराबर नहीं होता है, यानी ए बी बराबर है लेकिन बी सी बराबर नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। इसके एंगल एक्सियल एंगल यानी बॉन्ड लेंथ की बात करें, बॉन्ड एंगल की बात करें, लेंथ नहीं बॉन्ड एंगल की बात करें तो अल्फा बीटा और गामा तीनों यहां पर भी क्या होगा 90 डिग्री के इक्वल होगा, ठीक है। चलिए इसका एग्जांपल व्हाइट एसएन, SnO2, TiO2, ये सारा एग्जांपल्स हो जाएगा इसका, ठीक है। ऑर्थोरोम्बिक की बात करें बाबू तो इसमें क्या होगा कि एज लेंथ किसी का सेम नहीं होगा, यानी ए बी सी तीनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होगा, एक थोड़ा बड़ा होगा, एक थोड़ा छोटा हो जाएगा, फिर एक सबसे बड़ा हो जाएगा, तो वहाँ पर तीनों एज लेंथ आपस में बराबर नहीं होंगी, लेकिन उसका जो एंगल है तीनों क्या होगा इक्वल होगा, ठीक है, 90 डिग्री के इक्वल होगा। यहाँ पर दिमाग में घुस रही होगी बात। और आगे हम बात करें इसके एग्जाम्पल की तो वो हो जाएगा रोम्बिक सल्फर और पोटासियम नाइट्रेट, KNO3 पोटासियम नाइट्रेट। हेक्सागोनल की बात करते हैं तो हेक्सागोनल में क्या होता है, एज लेंथ अगर बात करें तो ए बी तो इक्वल होता है लेकिन बी सी इक्वल नहीं होता है। और उसके एक्सियल लेंथ की बात करें तो अल्फा इक्वल टू बीटा जो है, अल्फा बीटा जो है 90 डिग्री के है तो हो जाएंगे, लेकिन गामा जो है वो 90 डिग्री नहीं होगा, वो 120 डिग्री का एंगल बनाएगा। यहाँ पर एक्सियल एंगल या बॉन्ड एंगल बात कर ले तो इसका एग्जांपल ग्रेफाइट हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको अभी जस्ट बता दिया, ग्रेफाइट, जिंक ऑक्साइड, CDS, ठीक है, ये सारा क्या हो जाएगा एग्जाम्पल हो जाएगा इसका। अब आगे देखिए ट्राइगोनल में बात करें तो एज लेंथ इसका सारा एज लेंथ इक्वल होगा, ए बी सी तीनों इक्वल होगा। और इसके अगर हम बात करें इसके एक्सियल एंगल बॉन्ड एंगल की तो अल्फा बीटा गामा तीनों जो है 90 डिग्री के इक्वल नहीं होगा, तीनों जो है 90 डिग्री के अलावा हो सकता है, 90 डिग्री से ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, लेकिन 90 डिग्री नहीं होगा तीनों एंगल, ठीक है। इसका एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा, HGS मर्क्यूरिक सल्फाइड हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब मोनोक्लिनिक की बात करें तो ए बी सी यहाँ पर भी एज लेंथ बिल्कुल भी बराबर नहीं होंगे, तीनों जो है अनइक्वल होंगे, ना ए बी के बराबर, ना बी सी, ना ए सी की कोई इक्वल नहीं होगा। लेकिन इसके अगर एंगल की बात करें बॉन्ड एंगल की, एक्सियल एंगल की, तो अल्फा और गामा जो है वो 90 डिग्री होगा, लेकिन बीटा जो है 90 डिग्री के इक्वल नहीं होगा, ओके। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट Na2SO4.10H2O, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। यह क्या है, यह एक सॉल्ट ही तो है, क्लास 10th में हमने पढ़ रखा होगा इसके बारे में, ठीक है। आगे देखिए, मज़ा आ रहा होगा। अब आगे देखिए ट्राइक्लिनिक की बात करें तो यहाँ भी कोई एज लेंथ इक्वल नहीं होगा, ना ए बी सी तीनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होगा, अनइक्वल होगा। और इसके अगर हम बॉन्ड एंगल की बात करें, इसके एक्सियल एंगल की बात करें तो अल्फा बीटा गामा तीनों जो है 90 डिग्री के इक्वल नहीं होगा। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पोटासियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 और CuSO4.5H2O, ब्लू विट्रॉल इसको बोलते हैं, ठीक है। कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, इसको ब्लू विट्रॉल बोलते हैं, ब्लू कलर का होता है, ये भी एक सॉल्ट ही है, क्लास 10th में आपने इसके बारे में भी पढ़ रखा होगा, ठीक है। तो ये सारा बात था, ये सारा एग्जाम्पल्स था, कोई दिक्कत। अच्छा, अगर ये पॉसिबल वेरिएशंस क्या है यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ। अभी आपने एक्सियल एंगल और एज लेंथ के हिसाब से यूनिट सेल कितने टाइप के होते हैं, 7 टाइप के होते हैं, आपने देख लिए ना। स्ट्रक्चर के हिसाब से 7 टाइप के होते हैं। और हमने पहले पढ़ लिया कि यूनिट सेल होते कितने टाइप के हैं, 4 टाइप के होते हैं। एक होते हैं
FCC, BCC, ठीक है, FCC, BCC। उसके बाद अगर बात करें तो हमारा एज सेंटर्ड वाला था, ठीक है। उसके बाद फेस सेंटर्ड तो हमने देख लिया, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, एज सेंटर्ड और इंड सेंटर्ड, ठीक है। तो 4 टाइप के होते हैं। अगर वो चार टाइप के यूनिट सेल, और ये सारे एक्सियल एंगल जितने 7 होते हैं ना, ये देखिए ये 7 टाइप का स्ट्रक्चर के हिसाब से यूनिट सेल होता है। और 4 टाइप के हमारे यूनिट सेल वो हो गए जो लेटिस पॉइंट के हिसाब से वहाँ पर मतलब दिए गए थे, जो मैंने पहले बताया 4 टाइप के होते हैं यूनिट सेल। तो इन दोनों को कंबाइन किया गया तो इतने टाइप के वेरिएशंस देखने को मिले। यानी अगर क्यूबिक में बात करें तो 3 टाइप के यूनिट सेल हमको मिल सकते हैं। SSC, ठीक है, सिंपल SSC नहीं रहे, SCC भाई साहब, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। BCC मिल सकते हैं, FCC मिल सकते हैं, ठीक है, ये 3 टाइप के मिल सकते हैं। उसमें टेट्रागोनल की बात करें तो 2 ही मिल सकते हैं, एक SCC और एक BCC। फिर ऑर्थोरोम्बिक की बात करें तो SCC, BCC, ECC, FCC, ये 4 टाइप का इसमें मिल सकता है। हेक्सागोनल में सिर्फ एक ही टाइप का मिलेगा, SCC, ठीक है, सिंपल तरह का मिलेगा, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ट्राइगोनल में बात करें तो SCC ही मिलेगा। मोनोक्लिनिक की बात करें तो SCC और ECC दोनों मिल जाएगा। और ट्राइक्लिनिक की बात करें तो इसमें भी SCC मिल जाएगा। अब सभी को यहाँ पर जोड़िए, कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 तरह का हमारा पॉसिबल वेरिएशंस देखने को मिल गए। 14 तरह के यहाँ पर बन सकते हैं, और इसी को हम लोग ब्रेविस लेटिस बोलते हैं, ठीक है। इसी को क्या बोला जाता है, ब्रेविस लेटिस बोला जाता है। तो भाई साहब देर किस बात का है, इसको छाप लो जल्दी से, जल्दी से आप इसको छाप सकते हो, लिख सकते हो। चलिए बच्चों, आपने लिख लिया है, चलिए। तो बच्चों आज के इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा, समझ में भी बहुत अच्छे से आया होगा। तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़े, जिससे आपको प्रॉपर नोट्स वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। जो भी मैं पढ़ाया हूँ उसका नोट्स एकदम रेगुलर मैनर में आपको मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पर आप अपना रिवीजन कर सकते हो, ठीक, ओके। और अगर हम बात करें तो जितना सारा अभी लेक्चर्स हो चुका है, वो सारे लेक्चर्स का वीडियो का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आई बटन पर जाइए, वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहिएगा, ऑल द वेरी बेस्ट।